अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो एपीएस का मैथ है क्लास 6 का, उसका जो हमारे पास पहला सेक्शन ए है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमने फिल द बबल द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर, यानी उसने हमें हर क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें से हमने स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑन कन्वर्टिंग फ्रॉम लीटर टू मिलीलीटर, यानी क्या करना है हमने, लीटर से क्या चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमें मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि लीटर बड़ा यूनिट है, मिलीलीटर छोटा यूनिट है। तो जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम मूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, और ये वाला बॉक्स आप क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। वो अगर ये दे दे आपको, कन्वर्टिंग मिलीलीटर टू लीटर, अगर मिलीलीटर से लीटर बनाने होंगे तो फिर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। क्यों? मिलीलीटर क्या है, छोटा है। अगर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं तो फिर हम डिवाइड करते हैं, और अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन जो है वो मल्टीप्लिकेशन से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 29। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि दो जो एंगल होते हैं उनका सम है हमारे पास 90 होता है, यानी कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होंगे वो ये होता है कि सम ऑफ जो टू एंगल्स है ना, वो 90 डिग्री होता है। अब उसमें वो हमें क्या कह रहा है कि 29 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो भाई 29 का ये होगा कि अगर 90 से आप 29 को माइनस करें, इधर से कैरी 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 8 में 2 गए तो 6, तो 61। तो अब 61 और 29 को जोड़ने से 90 बनना चाहिए। तो 9 + 1 10 होता है, 1 कैरी दे दें, 6 + 2 8 और 1 9। तो ये दो जो एंगल हैं ये मिलकर 90 बनाते हैं। तो वो एक हमें दे रहा है, कहता है दूसरा कौन सा होगा, तो 61। अब हम देखते हैं कि 61 कहाँ पे। 61 देखिए हमारे पास पार्ट बी है, तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है, और हम इसका जो बी पार्ट है इसका ये वाला बबल फिल कर देंगे। अब हमें बता रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द गिवन हेक्सागन। हेक्सागन जो है हमारे पास 6 साइडेड फिगर है, हेक्सागन 6 साइडेड फिगर। तो अब वो कह रहा है कि इसमें हम कितनी जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का ये मतलब है कि एक ऐसी लाइन कि जब हम उसको क्या करें कि उस लाइन से उस फिगर को आपस में उसके ऊपर ओवरलैप करें तो वो पूरी की पूरी हो जानी चाहिए। जैसे कि आगे चलकर एक क्वेश्चन होगा, मैं आपको ये एक शेप दिखा रहा हूँ जो आगे चलकर मैं यूज़ करूँगा। अगर मैं इस शेप को ऐसे फोल्ड करूँ, लाइक चले ऐसे फोल्ड कर ले ताकि आपको समझ आए। तो ये देखें, ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। यानी इसी को अगर मैं उल्टा करूँ, लाइक ऐसे है ना, ये ऐसे, इसको अगर मैं यूं इनसाइड फोल्ड करूं ऐसे, तो ये देख सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कल है ये कंप्लीट इसके ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी यहाँ से जो लाइन में ड्रा करूंगा ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी होगी। इसी तरह एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, लेकिन ये तो हमारे पास एक अलग से शेप है ना इसकी बात। तो इसमें हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री एक बनेगी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको लाइन लगा लूँ, तो मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इधर कर दूं तो भी ये वाला जो शेप है ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो इसी तरह इसको मैं अगर इधर जॉइन कर दूं तो ये वाला जो पार्ट है लाइक ऐसा, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। 3 तो ये हो गए। अब एक ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से मैं एक ये लाइन ड्रा करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। 4 लाइनें हो गई। इसी तरह इसके ऊपर से इसी तरह यहाँ से भी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, और इसी तरह यहाँ से भी लाइन बन जाएगी। तो जो टोटल हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो वेयर इज 6 यानी कि हमारे पास पार्ट ए है, तो ए के सामने ये वाला बबल है तो इसको आप फिल कर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, कि हमने अब ये बताना है कि हमारे पास ये कौन सा अल्फाबेट है जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब देखिए ना, एच के 2 हैं। कैसे जी? एच हमारे पास ऐसे बना हुआ ना, एच ऐसे। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ तो इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह अगर मैं एच को इधर से ऐसे लाइन लगा लूँ तो ये वाला जो पार्ट है इसको इसके ऊपर ओवरलैप करूँगा तो आ जाएगा। तो एच के 2 होंगे। इसी तरह से हमें बी लेटर भी दिया है, तो बी का एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, बी का, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये पार्ट आ जाएगा। इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बनेगी। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हमारे पास ए की बनती है, सी एच है। उसके बाद बी और आई ओ जो है ना, ओ की तो बहुत सारी बनती हैं। फिर हमारे पास जो है ना आई है। तो इसमें
हमारे पास जो वैसे तो इसकी भी एक बनती है और इसकी भी एक बनती है, इन दोनों की, क्योंकि इसको अगर आई है ना तो आई हमारे पास लाइक ऐसे ये आई है, तो इसको अगर यहाँ से आप करें तो इसके ऊपर फोल्ड होके तो चला जाएगा, तो आई भी हो सकता है और बी की भी, ये देखो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ये देखो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, अगर यूं दूसरी कोई लाइन लगाए तो नहीं हो सकता। तो वैसे तो उसमें उसने ऐसा नहीं बताया हुआ कि कौन कौन से ऑप्शन है, तो चलें आप इसको बी ही कर लो, अदरवाइज यानी कि आई वाला ही चूज कर लो। वैसे तो ये वाला ऑप्शन भी इसका हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, क्योंकि उसने क्या कहा है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ। इससे नीचे वाला कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेटा थ्रू अ सर्कल डिवाइड सेक्टर्स, यानी कि वो क्या चीज़ है जो एक सर्कल को डिवाइड करती है किसमें, सेक्टर्स में, ठीक है। तो सेक्टर में जो है ना तो बार ग्राफ होता है ना लाइन जो ग्राफ होता है, बार ग्राफ लाइक ऐसे होता है, आगे जाकर एक क्वेश्चन इसमें बार ग्राफ इसको कहते हैं, ठीक है, बार ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, तो ये पिक्टोग्राम तो ये होता है कि पिक्चर से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पाए है, पाए हमारे पास क्या होता है कि पाए चार्ट ऐसे गोल सर्कल बनता है, उसमें फिर ये नहीं कि ये हम क्या कर लेते हो, ऐसे डिफरेंट किस्म के सेक्टर बना लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ये वाला, जैसे एक अलग सेक्टर कहलाएगा, यहाँ से यहाँ ये अलग सेक्टर आएगा, ये यहाँ से यहाँ अलग सेक्टर आएगा, यहाँ से यहाँ अलग, और ये वाला अलग। तो पाए चार्ट जो होता है ये हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन है, तो इसको फिल कर दो। नीचे वाला कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, अब देखो ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, भाई इम्पॉसिबल इवेंट का ये मतलब होता है कि जीरो, आपने याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट जीरो, यानी हम जब भी कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो उसका जीरो तो हो नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं जी बारिश होगी, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, हम जो है एक कॉइन को टॉस के लिए उसको उछालते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसमें यानी कि जीरो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। अब वो कह रहे हैं कि ड्रा करना है एक एक्यूट एंगल और एक रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल होता है जी लेस देन 90 डिग्री होता है, और जो रिफ्लेक्स होता है यानी जीरो से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है एक्यूट, और एक्यूट जो रिफ्लेक्स होता है ना ये ग्रेटर देन 180 होता है, ठीक है, और लेस देन जो होता है ना वो 360 होता है, ठीक है। 360 से ये असल में रिफ्लेक्स छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। तो ये तो बहुत आसान सा है, एक सिंपल सी, मैं यहाँ पे एक पहले इधर एक देखो लाइन लगा ली, और इसका एक मिड में मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पर क्या है कि एक एंगल क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये देखें जी, ये नीचे वाली लाइन जो है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, और यहाँ से जो 90 से आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये वाली ये एंटी क्लॉक वाइज बनाता हूँ, तो ये मैं कहीं पर भी, जैसे फ़र्ज़ किया कि मैं 40 का बना लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर मेरा 40 का एंगल बन गया, ये नहीं कि ये हमारे पास कितना हो गया 40 डिग्री, और ये कौन सा होगा, एक्यूट होगा, ये एक्यूट एंगल आ जाएगा। और इधर जो है रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं, तो इसका मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट पर मैं रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा, यानी कि अब ये देखें हमारे पास 180, ये तो पूरा 180 है ना, तो मैं इससे ना ऐसा करता हूँ कि यहाँ से उल्टा रखने लगा, बताता हूँ क्यों। अब इस पर ना मैं क्या कर लेता हूँ कि 80, और इसमें 180 से बड़ा है ना, तो मैं 40 रख लेता हूँ, इस पर भी 40, ये लाइक ऐसे 40। तो ये देखें हमारे पास ये एंगल ना ऐसे में बना लेता हूँ, तो अब ये पूरा जो एंगल लाइक ऐसे बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 180 और 40 कितना हो जाएगा, 180 में 40 ऐड कर दो, 0 220, तो ये कितना हो जाएगा 220 डिग्री। लाजमी बात है ये हमारा कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये हमारे पास इसके हो गए हैं पार्ट। अब हम आगे नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। इसका पेज नंबर 2 ये आ गई। अब ये देखें हमारे पास ये पेज नंबर जो 2 है वो आगे है, इसका क्वेश्चन जो 3 है। अब देखें ये जो क्वेश्चन 3 है ना, इसमें उसने हमें क्या दे दिया कि ये एक पॉइंट है, एंगल ऑन अ पॉइंट दे दिया।
यहाँ से लेकर यहाँ तक 182 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 66 है, और ये वाला पार्ट जो है ना, ये देखें जो स्क्वायर सा बना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको x फाइंड करना है। तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा यूं क्या हो रहा है, एक पॉइंट के गिर्द एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑन अ पॉइंट जो होता है ना, वो कितना होता है, 360 होता है। तो ये देखें, इसलिए आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑन अ पॉइंट की बात करें इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ऑन पॉइंट 360, इसलिए इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, ये इसके 4 पार्ट है। तो इन सारे पार्ट को 1 2 3 4 को ऐड किया तो ये क्या बन गया, 360 के। इन सारे पार्ट को जोड़ेंगे तो 360, इन सारों को 66 90 और 182 किया तो 338 आ गया। ये 338 इधर आके 60 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो उसने क्या कहा था कि अननोन जो एक्स है, अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब दूसरा जो हमारे पास है वो यहाँ पे ये देखें एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें देखें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं थी, इसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं थी, इसलिए एंगल ऑन अ पॉइंट बना था। यहाँ पे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, वो 360 ये इधर बनता है, और 360 सॉरी 180 ये बनता है, और 180 ये, टोटल 360 होता है। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 होता है। तो ये देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा, इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आप लिख लें बेशक, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 जो 80 है, इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3, इन तीनों पार्ट को ऐड किया, x 90 और 38, ये देख सकते हैं x 38 और 91 80 की इक्वल होगा। तो ये दोनों नंबर हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 128। ये 128 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। यानी x की वैल्यू यहाँ पे 52 आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, 22। तो ये अननोन वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी थी, ये फाइंड कर ली। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो उसने हमें क्यूब दे दिए, ठीक है। इसकी हो सकता है आपको इतना यहाँ क्लियर नज़र ना आ रहा हो, ये भी 5 है, क्योंकि ये प्रिंट थोड़ा सा व्हाट्सएप से मैंने पिक्चर से लिया, जिस वजह से थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। तो ये सारी साइड इसकी क्या है, 5 है। तो इसमें देखें कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम और टोटल, ये देखें ना 0.5, ये 0.5 ईच, 1 एंड 1, ये सिर्फ वो नंबर की बात कर रहा है, इसलिए इस ये जो नीचे वाली 0.5 और 0.5 या 1 लिखा हुआ, इसका इस की डायमेंशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेंथ इसकी कितनी है जी, 5 मीटर होगी। हाइट कितनी है जी, 5, तो ब्रेड्थ भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। हमने वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो अभी देखें कि हमारे पास क्या आ गया जी, इसमें ये देख सकते हैं लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, 5 मीटर, ब्रेड्थ भी क्या आ गई है, 5 मीटर आ गई है, और हाइट भी क्या आ गई है, 5 मीटर। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू 5 है, पुट कर दी, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 125 मीटर क्यूब, जो के यूनिट इसके साथ क्योंकि मीटर था, तो आंसर के साथ आपने मीटर क्यूब लगा देना है, क्योंकि 5 के साथ m और m और m, टोटल 3m है ना, तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। अब इसमें दूसरी की अगर हम बात करें इसके पार्ट की, तो इसमें हमारे पास ये वाली साइड 7 है, यहाँ से यहाँ, यानी इसकी हाइट 7 है, तो आप लिखते हैं जी हाइट 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसने हमें लेंथ दे दी है कि कितना, 3 मीटर, तो ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास कितनी है जी, 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करा, अच्छा इसका टोटल, पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया रहता है, ये तो हमने फाइंड कर लिया ना, 125 मीटर क्यूब टोटल सरफेस एरिया रहता है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसमें हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, ऊपर वाले का मैंने यहाँ नहीं निकाला, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, सिर्फ दूसरे पार्ट का किया। मैं यहाँ पे ना टोटल सरफेस एरिया इसका आपको निकाल के बता देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और लेंथ हाइट, तो ये आ जाएगा जी 2, ये सारी 5 हैं, 5 इंटू 5। अच्छा, इसमें एक और भी फार्मूला मैं आपको आसान टोटल सरफेस एरिया का लगा के बता देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, तो इसकी टोटल देखें 6 साइड्स हैं, ये वाली इसके अपोजिट 2,
एक ये वाली और इसके अपोजिट 2 ये हो जाएंगी 4, एक ये वाली और इसके नीचे वाली 2, तो टोटल 6 इसकी साइड्स होती हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला ये होता है कि, और ये सारी साइड क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं, क्योंकि ये भी 5 है तो ये वाली साइड भी 5 होगी, 5 5 ये भी स्क्वायर, 5 5 ये भी स्क्वायर, और ऊपर भी ये वाला 5 और ये वाला 5, तो ये सारे क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो इसके 6 स्क्वायर होते हैं, इसलिए हमारे पास फार्मूला जो स्क्वायर का होता है वो एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ 6 स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 6 से, 6 5 ज़र 30, 3 कैरी चले जाएंगे, 6 2 ज़र 12, 15, 1 6 1 ज़र 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा जी 750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जी, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, इस वाली शेप का। तो 750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे की अगर हम बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है जी, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, 3 2 ज़र 6 6 7 ज़र 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा ये। तो इसका हमारे पास क्या चाहिए, हमें टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए इसका। ये शेप 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखिए जी 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 3 7, यानी कि इसमें हमारे पास एक 2 है और 3 है, यानी लेंथ हमारे पास क्या है 2 है, ब्रेड्थ हमारे पास देख सकते हैं कि लेंथ हमारे पास कितनी उसने दी हुई है, अच्छा सॉरी लेंथ उसने 3 दी हुई है, ठीक है। हाँ ठीक है, लेंथ देखिए 3 है तो लेंथ की जगह 3, ब्रेड्थ की जगह देखो जी 2, फिर अगेन ब्रेड्थ की जगह 2, हाइट की जगह 7, लेंथ की जगह 3 और ब्रेड्थ हाइट की जगह 7, तो 3 2 ज़र 6, 7 2 7 ज़र 14 और 3 7 ज़र 21। तो इन सारों को जब ऐड करते हैं तो 41 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 82 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है 2 3 और 7, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर भी सॉल्व किया था, तो ये नीचे दोबारा मैंने सॉल्व कर दिया। तो यूँ हमारे पास जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो 82 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है ना इसका 5, अब देखिए 5 को, तो उसमें हमें उसने एक कह रहा है स्टडी द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ persons in various age group in a town shown, observe the bar graph and answer the given question। इन उसने हमें बार ग्राफ दे दिया, कह रहा है इसको ऑब्जर्व करें और नीचे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके आपने आंसर देने। तो अब ये देखिए ये 10 से 15 वाले जो लोग हैं ना वो कितने हैं 1400 हैं, यानी 20 से 25 ईयर्स की जिनकी एज है वो 1200 है, 30 टू 35 जिनकी एज है वो 1100 है, 40 टू 45 जिनकी एज है वो 1000 है, 50 टू 55 देखें तो वो कितने हैं 900 है, 60 टू 65 देखें तो वो हमारे पास क्या है 800 है, 70 टू 75 देखें तो वो हमारे पास कितने हैं जी 300 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, कि इस टाउन में टोटल जो लोग रहते हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन के लिए हमने सिंपल क्या करना है कि 1400 और 1200 ये जितने भी हैं ना इस टाउन में कितने, यानी कि इस एज के लोग 1400 हैं, इसके कितने हैं जी 1200 हैं, इसके जो हैं 1100 हैं, ये जितनी भी अभी मैंने वैल्यू बताई हैं वो हमने क्या कर देनी है यहाँ पर लिख देनी है। देखो 1400 1200 1100 1000 900 800 एंड 300, इन सारों को ऐड करें तो 6700 जो है हमारे पास बन जाते हैं, 6700 पर्सन जो पहले का आंसर आ गया। ये देख सकते हैं कि इसके देखो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 300 हैं और ये कितने हैं जी ये 800 हैं, फिर देखो जी कितने हैं जी 900 हैं, फिर देखिए जी कितने हैं जी 1000 हैं, और यहाँ पे 1100 हैं, और यहाँ पे 1200 हैं, और यहाँ पे कितने हैं 1400 है। तो इन सारे को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो टाउन में लोग रहते हैं वो 6700 पर्सन जो है वो रहते हैं। अब इसका जो अगला है उसमें ये थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट आपको इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ। कह रहे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यंगेस्ट एज ग्रुप पर्सन
टू द टोटल इन वेरियस एज ग्रुप। अब वो कह रहा है सिंपल सी भाई यंगेस्ट ग्रुप की पूछ रहा है टोटल के हिसाब से, ठीक है। तो परसेंटेज हमने निकालनी है। तो अब हमने देखना है कि जो परसेंटेज ऑफ यंगेस्ट एज ग्रुप जो 10 से 15 हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 10 से 15 जिनकी एज है वो टोटल पर्सन कितने हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो टोटल पर्सन है 10 से 15 वाले वो क्या है 1400 है। तो 1400 आ जाएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल या पर्सन मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन। 1400 को 100 से मल्टीप्लाई करके 67 से डिवाइड करते हैं तो 20.9%, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 21%, यानी कि जो लोग हैं टोटल उनमें जो यंगेस्ट लोग हैं जो जवान हैं उनकी तादाद जो है ना वो 21% है, यानी उनकी जो परसेंटेज है वो टोटल की के हिसाब से 21% जो है वो यंग है, उससे फिर ऊपर जो है एज वाइज होते जाते हैं, चेंज होती जाती है। तो इसके बाद जो अगला है जी हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 60 टू 65। अब कह रहे बताएं कि 60 से 65 जो है ना एज के लोग कितने हैं। तो ये देख सकते हैं जी ये 60 टू 65 का ग्राफ है, ये बार ग्राफ, इसमें कितने हैं 800। तो आपने सिंपल यहाँ लिख देना है कि भाई 800 है, ठीक है। यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन इन एज ग्रुप 60 टू 65 इज इक्वल टू 800 पर्सन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उससे आगे देखें तो वो कह रहे हैं how many person are more in age group 10 to 15 than 30 to 35। अब देखें जी, अब वो ये कह रहा है कि how many more person in group 10 to 15 than 50 to 55। असल में यहाँ पे ये जो वैल्यू थोड़ा मिसप्रिंट है, ये क्या है 50 to 55 की बात कर रहा है कि एक ग्रुप एज है जिनकी एज 50 से 55 तक है और एक है 10 टू 15 है। तो कह रहे बताएं कि ये जो 10 टू 15 वाले हैं वो कितने ज्यादा हैं इन इस ग्रुप में से। तो अब देखें जो 60 टू कितने जी 10 टू 15 है, वो देख सकते हैं कि हमारे पास किधर गया पेज, यहाँ ये देखें जो 10 टू 15 है, ये देख सकते हैं कि 10 टू 15 कितने हैं 1400 है, 1400। तो ये देखो 1400 लिख दिया। आगे 50 से 55, 50 से 55 क्या है 900 है। तो जो ये ग्रुप है उसकी जो नंबर ऑफ पर्सन है 1400 है, इस ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन 900 है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 500 क्या है इस ग्रुप में ज़्यादा है। 10 टू 15 वाला जो ग्रुप है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए 50 से 55 वाली एज के साथ तो हमारे पास 500 लोग ज़्यादा हैं इस ग्रुप में। उसके बाद जो अगला जी है व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 1200 पर्सन लिविंग इन द टाउन। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें 1200 लोग रहते हैं। तो ये देखें 1200 वाला जो है ग्रुप का क्या नाम है, यानी ग्रुप क्या है 20 से 25, यानी कि जिसमें 20 से दूसरा 1200 लोग हैं वो क्या है 20 टू 25 वाला ग्रुप है, यानी जिनकी एज 20 से 25 के दरमियान है वो ग्रुप जो है उसमें 1200 लोग हैं। तो उसने कहा था कि एज ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 1200 पर्सन इज इक्वल टू 20 टू 25। अब कह रहे हैं कि लास्ट में उसने हमसे जो पूछा है ना ट्रेंड पूछ रहा है, कह रहे वेदर द पॉपुलेशन इन जनरल इंक्रीज, कह रहे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आर रिमेन सेम, या एक हो रही है। अब तो इन सादा अल्फाज में पॉपुलेशन का ट्रेंड पूछ रहा है। तो भाई देखें पॉपुलेशन डिक्रीजेज एज एज ग्रुप इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है तो पॉपुलेशन कम होती जाती है। तो यही पूछ रहा है कि बताएं कि जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ेगा तो जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी, तीन चीज़ों से। तो देख सकते हैं कि ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो हमने ये लिखना है कि पॉपुलेशन डिक्रीज एज एज ग्रुप इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे एज ग्रुप इंक्रीज होगा तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या होगी कम होगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सिर्फ ये बताना है कि जो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो कितनी है। अब वो ये पूछ पहले ना ये देखें जी, अब वो कह रहे ड्रा एंड राइट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है कि अगर एक ऐसी लाइन जो किसी भी शेप को दो बराबर हिस्सों में कट कर देती है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस साइड वाला पार्ट इस पर फोल्ड करूंगा तो एग्जैक्टली इसका हिस्सा बन जाएगा। मैंने ये एक अलग प्रिंट करके ये निकाला हुआ भी है, ठीक है। अब देखिएगा कि जब मैं इसको ऐसे करूंगा
फोल्ड, तो ये देख सकते हैं कि 100%, यानी कि थोड़ी सी मेरे से प्रिंट होने उसमें फ़र्क आ गया, अदरवाइज़ ये देख सकते हैं कि तकरीबन इसके ऊपर बिल्कुल 100% आ गई है। तो एक ये वाली लाइन होगी। इसी तरह अगर मैं इधर से ऐसे करूँगा तब भी यानी कि इसके ऊपर ये देखें आ जाएगी। तो एक लाइन यहाँ से ड्रा करूँगा ना तब भी आ जाएगी, ठीक है। एक लाइन में यहाँ से ड्रा करूँगा तो तब भी आ जाएगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो कितनी हो जाएगी, 3। इसकी बात करें तो इसमें मेरे पास ये आ जाएगा कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि ये आ जाएगा कि इसको मैं ये देख सकते हैं कि ऐसे है ना, ऐसे मैं बिल्कुल इसके ऊपर फोल्ड करूंगा तो ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर पूरी की पूरी ओवरलैप कर देगी, यानी आधा सर्कल ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, यानी ये ना क्वार्टर सर्कल बन जाएगा। तो ये भी क्वार्टर, तो क्वार्टर क्वार्टर के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, ये भी क्वार्टर इस क्वार्टर के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। दूसरा ये कि अगर मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ ड्रा कर दूँ तो तब भी यानी कि हाफ सेमी सर्कल इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर ऐसे कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। तो क्योंकि ये इनसाइड फिगर है उसके हिसाब से हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तब ये हमारे पास इसलिए इस शेप की जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ना बी की, वो हमारे पास बनेगी 2। अदरवाइज अगर सिंपल सर्कल होता, ठीक है, ये बीच में शेप ना होती तो फिर हमारे पास इसकी एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनती और एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनती, यानी 4 बन जाती। इसमें बात करें तो इसमें भी 3, इसमें 3 बनेगी, एक ये वाली बनेगी। ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये शेप है, इसको अगर मैं यहाँ से फोल्ड करूँ तो ये पूरी की पूरी इसके ऊपर क्या हो जाती है, ओवरलैप कर जाती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ के बजाय इस वर्टेक्स से करूँ, ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप करूँ तो भी ओवरलैप कर जाएगी। इसी तरह तीसरे से भी करूँ तो तीसरे से वर्टेक्स से भी आ जाएगी। तो इस वर्टेक्स से भी ओवरलैप करूँगा तो हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगी, ठीक है। यानी कि वो लाइन जो शेप को 2 बराबर हिस्सों में कट करती है और एक हिस्सा दूसरे के ऊपर कंप्लीटली 100% ओवरलैप कर जाता है। इसलिए तो यहाँ पर कितनी 1 2 3, तो ये हो जाएंगी जी 3। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 2 बनेगी। एक यहाँ से अगर मैं इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं तो ये देख सकते हैं कि आधी इधर होगी आधी इधर होगी, अंदर वाली की मैं बात करूं तो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस तरफ ले जाऊं तो ये जो आधा पार्ट है इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी ये ऐसा मैं करूंगा तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। और अगर मैं दूसरा एक ये होगा ना और एक ये वाला होगा ऐसे, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो है तीसरा जो 7वां जो क्वेश्चन है, कह रहे अ कार्ड इज ड्राइंग एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जो ताश के पत्ते होते हैं ना वो टोटल उसमें 52 होते हैं, प्लेइंग कार्ड जिन्हें कहते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए। अब वो कह रहे हैं कि अगर 52 कार्ड्स हों तो बताएं प्रोबेबिलिटी के जो ब्लैक कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे। तो अब देखें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू जो पॉसिबल यानी पॉसिबल के एक्सपेक्टेड, इसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब देखें ये 52 जो है ना ये टोटल आउटकम्स है, ये जो 52 है ये क्या है हमारे पास टोटल आउटकम्स है। तो 52 टोटल आउटकम्स है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड, तो जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है ना वो कितनी है वो बताएगा ब्लैक कार्ड। तो हमें ये पहले चेक करना है कि ब्लैक कार्ड्स जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें ब्लैक कार्ड टोटल होते कितने। तो ब्लैक कार्ड जो है वो हमारे पास ये देखें नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स जो है ना वो 26 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यानी पी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ड्राइंग ब्लैक कार्ड दैट इज 26 ओवर 52। क्यों, जो टोटल आउटकम्स है वो 52 है तो ये देख सकते हैं मैंने नीचे 52 लिखा। ऊपर जो है एक्सपेक्टेड आउटकम होती है, एक्सपेक्टेड आउटकम है कि मतलब जो ब्लैक कार्ड है वो हैं कितने, 26 हैं। तो लाजिम बात है एक्सपेक्टेड 26 है, इसलिए 26 1 टाइम एंड 26 2 टाइम, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नीचे कहता है जी रेड इज। अब इसकी बात हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कार्ड कितने हैं। तो ये देखें हमारे पास जो कार्ड होते हैं इसमें 2 होते हैं, एक हार्ट होते हैं और दूसरा डायमंड। तो एस ऑफ हार्ट और दूसरा डायमंड, तो ये एक ही होता है, इसलिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये टोटल कितने हो गए 2। तो टोटल एक्सपेक्टेड आउटकम ये फार्मूले में पुट करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम कितनी हो गई 2, टोटल आउटकम कितनी हो गई 52। तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 का टेबल 52 पे 26 टाइम जाएगा, तो इसकी 1/26 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब डायमंड, तो टोटल डायमंड जो हमारे पास कितने होते हैं वो 13 होते हैं, क्योंकि उसने लास्ट में पूछा है डायमंड।
तो टोटल डायमंड हमारे पास 32 होते हैं, तो फार्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड आउटकम टोटल आउटकम। तो अगर 13 है तो एक्सपेक्टेड आउटकम कितनी हो जाएगी 13, तो टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी 52। तो 13 1 टाइम एंड 13 4 टाइम। तो जो प्रोबेबिलिटी है डायमंड आने की वो 1/4 है। उसके बाद है कार्ड दैट आर नॉट डायमंड्स। अब वो कह रहा है कि हमारे पास वो कार्ड जो डायमंड नहीं है, तो भाई हम क्या करेंगे कि टोटल कितने 52, उसमें से डायमंड कितने होते हैं 13, तो टोटल में से डायमंड वाले जो है टोटल 52 हैं, उसमें से 13 डायमंड होते हैं, वो निकाल दो तो 39 आ जाता है। तो फिर प्रोबेबिलिटी नॉट डायमंड कितनी आ जाएगी, एक्सपेक्टेड आउटकम दैट इज 39, टोटल आउटकम 52। तो 13 का जो टेबल है 13 3 टाइम एंड 13 4 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 ओवर क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो हमारा हो गया कंप्लीट। अभी इसमें हमारे पास आगे चलकर सब्जेक्टिव पार्ट भी है, उसको भी हमने सॉल्व करना है। तो फिलहाल जो है यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी।